नमस्कार दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्लास आपके सामने है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, तो सभी लोग जुड़ जाइए। बहुत ही शानदार क्लास है और ये आपके यूपी पुलिस से संबंधित आप कोई भी अगर एग्जाम देते हो उन सभी एग्जामों में ये प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आज हमारी हिस्ट्री की जो क्लास है यह फर्स्ट नंबर की क्लास है और आपको अंत तक देखने के बाद बहुत ही शानदार क्लास लगेगी और सारे क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आएंगे। तो पहला प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो साथियों वेद की बात आती है तो जो वेद हैं टोटल वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं। 4 वेद में सबसे जो पहला वेद है वह कौन सा है? हमारा ऋग्वेद है और ये सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद जो है यह सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद के बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा सामवेद आता है। सामवेद आता है और तीसरे नंबर का जो वेद है वह हमारा यजुर्वेद है। यजुर्वेद है और लास्ट नंबर जो चौथे नंबर का वेद आता है यह हमारा अथर्ववेद है। अथर्व जो वेद है ये अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है। वेदों का जो संकलन करता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि वेदों का जो संकलन किया था, संकलन करता। देखो जो ये वेद हैं तो वेद छोटे छोटे जो ऋषियों के द्वारा छोटे छोटे अलग तरीके से जो ग्रंथ रचे गए थे इनको मिला करके वेद बनाया गया है। वेद को किसी ने लिखा नहीं है, छोटे छोटे पार्टों को जोड़ करके वेद बनाया गया है। तो वेद को जो साथियों संकलन करता थे इनका जो नाम था महर्षि महर्षि कृष्ण कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। द्वैपायन द्वैपायन वेदव्यास इनका नाम था। इन्हीं के द्वारा इनका संकलन किया गया है। ऋग्वेद में अगर आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं तो ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? 10 मंडल हैं। यहाँ पर पूछेगा कितनी सूक्तियां हैं तो जो सूक्तियों की संख्या है सूक्तियां वह कितनी है? 1028 है। अगर आपसे पूछता है कितनी ऋचाएं हैं, कितनी ऋचाएं हैं तो ऋचाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 10,462 है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सबसे पुराना जो वेद है साथियों वह कौन सा है? आपका ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी फॉर बॉल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो जो गोपथ ब्राह्मण है यह किससे संबंधित है? तो गोपथ जो ब्राह्मण है यह किससे संबंधित है साथियों? अथर्व वेद से है। ऋग्वेद से पूछेगा तो ऋग्वेद से जो है वह एतिरेय एतिरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है यह किससे संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ है यह किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। देखो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये चारों ऋग्वेद जो चारों वेद हैं इन चारों वेदों से अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का सबसे जो इंपॉर्टेंट है वह ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का जो है वह गोपथ है। वहीं पर आपसे साथियों बार बार यजुर्वेद का पूछा जाता है जो कि शतपथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह कौन सा है? यजुर्वेद का है। अगर सामवेद की बात करोगे तो जय मीनियम है। कौन सा? जय मीनियम। जय मीनियम जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये किसका है? सामवेद का है। तो आपको चारों का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो देखो ऋग्वेद में मंडलों की जो संख्या है, मंडल की संख्या ये कितनी है? 10 मंडल है। 10 मंडल में आपको तीसरा मंडल ध्यान रखना है। तीसरे मंडल में ऐसा क्या है जो ध्यान रखना है? इसमें गायत्री मंत्र है। क्या है? गायत्री मंत्र है। अब गायत्री मंत्र जो है यह किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको किसके द्वारा लिखा गया है? रचित किसके द्वारा है? तो विश्वामित्र के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा रचित है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गायत्री जो मंत्र है यह किस देवता को समर्पित है? यह किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। तीसरा मंडल आपको याद रखना है। आठवां मंडल भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आठवें मंडल में क्या है? आठवें मंडल में ऋचाओं का जो ऋचाएं हैं, ऋचाओं की संख्या कितनी है साथियों? तो ऋचाओं की ध्यान रखिएगा जो संख्या है वह 10,462 है। तो ऋचाओं का हस्तलिखित वर्णन है। क्या है? हस्तलिखित जो है वह वर्णन है किसमें है साथियों?
हस्तलिखित वर्णन 8वें मंडल में है। वहीं 9वें मंडल में क्या है, तो 9वें मंडल में ध्यान रखिएगा यह सोम देवता का वर्णन किया गया है। किसका? सोम देवता का वर्णन किया गया है। और 10वां मंडल भी अगर आप याद रख सको तो याद रखना है, जो 10वां मंडल है इसमें चतुष्य वर्ण की बात की गई है। चतुष्य वर्ण, जो चतुष्य वर्ण है इसमें क्या होता है कि 4 वर्ण होंगे, एक ब्राह्मण होगा, 4 ब्राह्मण होगा, दूसरा नंबर जो होगा वह छत्री जो है या छत्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पर धर्मसूत्र में बताया गया है कि धर्मसूत्र में ये जो ब्राह्मण है, छत्री है, वैश्य है और चौथे नंबर पर कौन है साथियों? शूद्र है। चौथे नंबर पर कौन है? शूद्र है। तो ये कर्म के आधार पर धर्मसूत्र में बताया गया है कि जो शिक्षा का काम करेगा वो ब्राह्मण होगा, जो सेना का काम करेगा वह क्षत्रिय होगा, जो व्यापार का काम करेगा उसे वैश्य बुलाया जाएगा, और जो सर्विस करेगा, नौकरी करेगा, वह शूद्र कहलाएगा। किंतु आजकल ये जातिवाद के रूप में ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है, जबकि ऐसा वेदों में नहीं बोला गया है। वेदों में कर्म के आधार पर बोला गया है। अगला प्रश्न है कि बागजकोई महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये? जो बागजोई महत्वपूर्ण है, यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? नहीं। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेखित प्राप्त होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न था। जो बोगजकोई ये है साथियों, ध्यान रखिएगा, यह सबसे पुराना अभिलेख है। ये कैसा अभिलेख है? यह सबसे पुराना अभिलेख है। यह लगभग 1400 अभिलेख है। यह लगभग 1400 बीसी, मतलब 1400 ईसा पूर्व पुराना अभिलेख है। ये कहाँ पर है? ईसा पूर्व। ये आपके तुर्की साइड में मिला है, मध्य एशिया में मिला है, जिसमें वैदिक देवी देवताओं की बातों का उल्लेख किया गया है। वहीं पर अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि एरण अभिलेख कहाँ पर है? एरण, तो एरण अभिलेख जो है ये कहाँ पर है? सागर में है। और एरण अभिलेख से जो है साथियों सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। यह भी एक पुराना अभिलेख है। वहीं पर गरुड़ अभिलेख आपसे पूछा जाता है। गरुड़ अभिलेख ये कहाँ पर है? वेशनगर में है। वेशनगर में है। और वेशनगर कहाँ पर है? ये विदिशा एमपी को कहा जाता है। तो वेशनगर में भागवत धर्म का साक्ष्य मिलता है। किसका? भागवत धर्म का साक्ष्य मिलता है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, एक प्रयाग स्तंभ है जो कि समुद्रगुप्त का है। तो कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख आपको ध्यान रखना है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो देखो, जो हमें किससे पता चलता है? ऋचाओं से, ठीक है। ऋचाओं की जो संख्या है वह कितनी है साथियों? 10,462 है। अब इन 10,462 में 250 ऐसी ऋचाएं हैं जिसमें इंद्र भगवान का वर्णन किया गया है। इससे ये पता चलता है कि जो इंद्र देवता को, जो आर्य वैदिक लोग थे, ये सबसे अधिक इंद्र देवता को पूजते थे। कोई तो इतिहास देखा नहीं है, बस जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो विदेशी यात्री आए थे, जो पूरा तत्विक साक्ष्य मिले हैं, उसी के आधार पर चीजों को बताया जाता है। तो इंद्र देवता का बार बार वर्णन हुआ है 250 बार। इसलिए ये माना जाता है कि इंद्र जो भगवान है, इनकी पूजा आर्यों के द्वारा व्यापक स्तर पर की जाती थी। वहीं 200 बार अग्नि देवता के बारे में 200 ऋचाओं का प्रयोग अग्नि देवता के लिए किया गया है। इसलिए दूसरे नंबर पर जो देवता थे वो कौन से थे? अग्नि थे, ऐसा हम लोग मान सकते थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह कौन सा हो जाएगा? इंद्र। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। अभी हमने बताया भी था कि हमारे ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में साथियों कौन से मंडल? तीसरे मंडल में इसका वर्णन मिलता है, तीसरे मंडल में। और ये जो गायत्री मंत्र है यह किस देवता को समर्पित है? तो यह सूर्य देवता को समर्पित है। किसको? सूर्य देवता को समर्पित है। इसके रचनाकार कौन है या इसके रचयिता कौन है साथियों? तो जिसके रचयिता जो है यह कौन है? विश्वामित्र जी हैं। कौन है? विश्वामित्र जी इसके रचयिता है। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर
कि ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ था। तो ऋग्वेद में जो अघन्या थी यह गाय के लिए प्रयोग किया गया था, अघन्या शब्द का प्रयोग। और ऋग्वेद में जो वैदिक आर्य थे, इनके ग्रंथों से यह पता चलता है कि अगर कोई गाय को किसी प्रकार की चोट पहुंचा देता है या तो इनकी हत्या कर देता है तो उसको सजा मौत का प्रावधान था, या तो उसको देश से, अपने राष्ट्र से उसको निष्कासित कर दिया जाता था। तो मतलब एक पवित्र जो गौ माता को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया था। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पूरा पाषाण था, पूरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरे जो नंबर पर था मध्य पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल। और तीसरे नंबर पर जो था वह क्या था साथियों हमारा, तो मध्य पाषाण काल, और यहाँ पर उत्तर पाषाण काल इसको बोला गया। क्या? उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। अब पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। तो प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। क्या? पाषाण काल भी कहा जाता है। अब ये मुख्यतः 3 चरणों में बटा, और जो चौथा चरण है ये ताम्र पाषाण था। क्या था? ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। अब देखो पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य था वह क्या था साथियों, वो जो जीव जंतु थे इनकी हत्या करके वह केवल अपना पेट भरण करता था, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं था। और यह आग के बारे में आविष्कार कर लिया था कि कैसे आग बुझती है और कैसे आग लगती है। तो मुख्यतः पूरा पाषाण काल से प्रश्न बनता है कि जो आग है यह किस पाषाण काल में पता हो गया था। तो यह पूरा पाषाण काल में इसका साथियों पता लगाया जा चुका था। मध्य पाषाण काल में कुछ भी विशेष नहीं है, बस इतना विशेष है कि मध्य पाषाण काल में लोगों को दफनाना शुरू कर दिया गया। मतलब पहले क्या था, पूरा पाषाण में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको वहीं पर छोड़ करके लोग आगे बढ़ जाते थे। यह केवल अपना पेट भरने से संबंध थे और केवल आखेट करते थे, मतलब शिकार करते थे। मध्य पाषाण काल में दफनाने की प्रक्रिया आई। उत्तर पाषाण काल में क्या हुआ कि उत्तर पाषाण जो है इसमें जो कृषि मनुष्य था यह कृषि करना सीख जाता है। जब कृषि करने लगा तो स्थायी निवास हो जाता है। स्थायी निवास का मतलब एक जगह ठहराव हो गया, एक जगह रुक करके कृषि करने लगे। और कृषि पहले तो ट्रैक्टर था नहीं, तो कृषि करने के लिए किसका प्रयोग करने लगे, तो कृषि करने के लिए पशुओं का प्रयोग करने लगे। तो पशुपालन ये लोग भी करने लगे। और पशुपालन में सबसे पहले किसको पालतू जानवर बनाया गया था, तो सबसे पहले पालतू जो है वो कुत्ता जानवर को ये लोग पालना प्रारंभ किए थे। ताम्रपाषाण में तांबे का प्रयोग किया गया। तो ध्यान रखिएगा आपका यहाँ पर तांबे की बात किया है, तो प्रयुक्त धातु कौन सी है, तो वह तांबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, सी फॉर कैट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता के 4 पार्ट है, 4 छोर है। जैसे आप देखते होंगे भारतीय नक्शे में ऊपर क्या है, क्या ऊपर आपका इंदिरा कॉल है, नीचे यहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट है, इधर कीबूथी है और इधर गुहार मोती है। वैसे ही ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के 4 कोने हैं। 4 कोने में सबसे अगर बात करेंगे पूर्व की, तो पूर्व में आलमगीरपुर है। क्या है साथियों, आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर है। और आलमगीर जो पुर है ऐसे याद रख सकते हो, पुर मतलब पूर्व में है। ये कहाँ पर है, यूपी में है। और किस नदी के तट पर है, ये हिंडन नदी के तट पर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। वहीं पर अगर उत्तर का पूछ लेगा तो उत्तर का जम्मू कश्मीर में मांडा है। क्या है, मांडा में साक्ष्य मिला है। ये कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। अगर पश्चिम की बात करेगा तो पश्चिम जो है ये पाकिस्तान में है। इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है सुटकान डोर है। क्या है, सुटकान डोर है। ये कहां पर पाया गया है, पश्चिमी तट पर पाया गया है। और यहाँ पर दक्षिणी जो तट में है ये डायमिसिस है। और ये कहां पर पाया गया है साथियों, साक्ष्य महाराष्ट्र में पाया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था।
तो जो सिकंदर है यह भारत पर 326 में आक्रमण किया था। वास्तव में आक्रमण नहीं किया था, किंतु यह प्रयास कर रहा था और ब्यास नदी से यह वापस लौट जाता है। किस नदी से? ब्यास नदी पर यह लगभग 6 महीने तक डेरा रखा था, 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद वापस चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर चाणक्य नीति जो है वह काम कर देती है। चाणक्य जो नीति है वह काम कर देती है। तो प्रश्न ये पूछता है बार बार कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध जो है, मगध पर किसका शासन था? तो मगध पर नंद वंश का शासक था। और नंद वंश में कौन सा उस समय राजा था? तो उस समय घनानंद था, घनानंद। और इसी घनानंद की हत्या किसके द्वारा की जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। और किस वंश की नींव रखी जाती है? मौर्य वंश की नींव रखी जाती है, मौर्य वंश की नींव रखी जाती है। जिसके प्रधानमंत्री कौन थे? जिनके प्रधानमंत्री जो थे, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कौन थे साथियों? तो इनके प्रधानमंत्री कौटिल्य थे। कौटिल्य का ही नाम साथियों चाणक्य के रूप में देखने को मिलता है, चाणक्य का। और इनके बचपन का जो नाम था यह विष्णुगुप्त था। इनके बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। और पूछा जाता है कि सिकंदर का जो सेना अध्यक्ष था वो कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर लड़ता है, किससे लड़ता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। और चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को हरा देते हैं। फिर सेल्यूकस निकेटर अपनी बिटिया का शादी कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य से, और मेघस्तनीज को इनके दरबार में भेजता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला सुल्तान कौन था? तो देखो खलीफा में से पत्र मांगने वाला और वहां से एथॉइस लेने वाला जो शासक था वह इल्तुतमिश था। सबसे पहले अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत का शासक था, यह 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक शासन करता है। किंतु यह खलीफा से मान्यता नहीं लिया था, खलीफा से यह मान्यता नहीं लिया था। होता है क्या साथियों कि जो पहले इस्लामिक धर्म के लोग थे, यह इराक के जो खलीफा थे इनसे मान्यता लेते थे। अगर खलीफा से मान्यता नहीं लिए हैं तो इनको राजा नहीं माना जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक खलीफा से पत्र नहीं लिया था इराक के, इसीलिए इसे शासक नहीं माना जाता है। किंतु इल्तुतमिश जब आता है 1212 से लेकर के, इल्तुतमिश जो है यह 1212 से लेकर के 1236 तक शासन करता है। यह क्या करता है कि खलीफा से मान्यता प्राप्त करता है, इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसी के समय एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटती है चंगेज खां की। तो ये भी पूछा जाता है कि चंगेज जो खान है यह किसके समय भारत पर आक्रमण करने वाला था? तो वह इल्तुतमिश के शासनकाल में इसका प्रभाव देखने को मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो जाएगा। कौन से शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण कराया था? तो ये राष्ट्रकूटों के द्वारा और कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा जो मंदिर है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ये एलोरा मंदिरों का जो निर्माण है यह राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया जाता है। वहीं पर अगर आपसे पूछेगा साथियों कि एलिफेंटा जो है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं? एलिफेंटा की गुफाएं भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एलोरा हो गया, एलिफेंटा हो गया, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम पियादसी भी था? तो यह कौन था? राजा अशोक था। कौन था साथियों? राजा अशोक था। राजा जो अशोक है यह किसका पुत्र था? तो यह बिंदुसार का पुत्र था। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनका जो लड़का होता है बिंदुसार, यह शासन करता है बिंदुसार, ठीक है। इसके बाद बिंदुसार का जो पुत्र होता है अशोक होता है। अशोक के बारे में कहा जाता है कि यह अपने 99 भाइयों की हत्या करके और फिर यह राजगद्दी पर बैठता है, कुछ विद्वानों का यह मानना है। इसके बाद जो अशोक है, इस शोक से ज्यादा प्रश्न ये पूछता है कि इनका हृदय बाद में परिवर्तित हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। हृदय परिवर्तन किस युद्ध में इनका हृदय परिवर्तित हो जाता है? तो 261 ईसा पूर्व की बात है। 261 ईसा पूर्व में
कलिंग युद्ध होता है, कलिंग युद्ध उड़ीसा साइड में कलिंग युद्ध होता है। कलिंग युद्ध में इतनी लाशें बिछ जाती हैं, उस लाशों को देख करके अशोक जो है ये जैन धर्म को मानने वाले थे, यह त्याग देते हैं कि हमें अब किसी से युद्ध करके कोई राज्य नहीं हड़पना है, ये युद्ध की नीति छोड़ देते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था वह कौन सा था, बृहदत्त था। कौन सा था, बृहदत्त। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, तो बृहदत्त था। अगला प्रश्न है कि किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, तो बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। कालीबंगा, कालीबंगा में साथियों 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। जैसे आप हड़प्पा से संबंधित देखोगे, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा। तो ये अगर आपसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो को किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या, मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा में बहुत ही शानदार, ये जो हड़प्पा सभ्यता है यह कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी, कांस्य युगीन सभ्यता है, और यह इसे शहरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। शहरी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो शहरी सभ्यता है वह कौन सी है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह कैसी सभ्यता है, शहरी सभ्यता है। लोथल से क्या मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, लोथल से बंदरगाहों का साक्ष्य मिलता है। इससे बंदरगाहों का साक्ष्य मिलता है। मतलब आप हड़प्पा को पढ़ोगे तो आपको ऐसा देखने में लगेगा कि उस समय जो इस समय इंसान है, इस इंसान से बेहतर जो जीवन जी रहे थे वह हड़प्पा सभ्यता वाले व्यक्ति जी रहे थे। वही आज के अगर हम लोगों के बाद की जो पीढ़ी पढ़ेगी हम लोगों को, तो वह जरूर ये देखेगी कि इस समय कितना विस्फोटक पदार्थों का यूज हो रहा था, चारों तरफ बम बारूद, तो वो हम लोगों को असभ्य जरूर कहेगी। किंतु हड़प्पा सभ्यता में एक भी तलवार का निशान नहीं मिला था, मतलब हथियार थे ही नहीं इस सभ्यता में। अगला प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, तो यह कौन सा है, तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका साथियों राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का था। किसका, सेल्यूकस निकेटर का था। सेल्यूकस निकेटर जो कि ध्यान रखिएगा यह किसका, सिकंदर का थल सेना अध्यक्ष था। किसके दरबार में आया था, तो यह किसके दरबार में आया था साथियों, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी एक पुस्तक है इंडिका, इंडिका पुस्तक है। ये भी बहुत बार पूछी जाती है कि इंडिका पुस्तक किसके द्वारा रचित है, तो मेगास्थनीज के द्वारा रची गई है। बकिया हैंसोंग किसके शासनकाल में आता है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। फाहियान जो है, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। इसके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान कहाँ का यात्री था, यह एक चीनी यात्री था। और जो हैंसोंग था यह भी कौन सा यात्री था, यह भी एक चीनी यात्री था। और इसिंग भी एक चीनी यात्री था। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी फॉर बॉल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है 16 नंबर। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी, तो बाजार विनिमय जो प्रणाली की गई थी वह किसके द्वारा, तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल रहता है वह 1296 से 1295 में गद्दी पर बैठता है, जबकि इसका वास्तविक शासन 1296 से होता है। और कब तक होता है, यह 1316 ईस्वी तक होता है। इसके बाद लास्ट जो खिलजी वंश का शासक था वह मुबारक खिलजी था, जो कि स्त्रियों का कपड़ा पहन करके और दरबार में आता था। चलिए अगला प्रश्न है, तो बस 16 ही प्रश्न है। 16 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो आप लोग मोटिवेट के लिए, आप हमें बहुत एनर्जी मिलती है कि जितने लाइक होते हैं, तो आप सभी लोग लाइक जरूर करिएगा। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है। आपका सुझाव हमें स्वीकार है, आप बिल्कुल अपना सुझाव दे सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करते हैं कि सभी के सभी क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे।